एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, आज एक्सरसाइज नंबर 3.3 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.3 में बड़ा इंटरेस्टिंग हमें सीखने को मिलेगा, लेकिन आज का लेक्चर पिछले लेक्चर से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। आज के लेक्चर में मैंने ज़्यादातर चीज़ें आपके लिए डेफिनेशन वगैरह और बाकी चीज़ें ना राइट डाउन करके रखी हुई हैं, तो आज सिर्फ एक्सप्लेनेशन होगी ज़्यादातर, और कुछ क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, लेकिन जो ज़्यादातर हैं वो चीज़ें एक्सप्लेनेशन के हवाले से चलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि 4a इज 1 2 3 4, यानी a एक सेट है जिसमें किस तरह के एलिमेंट्स पड़े हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, और वो कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन दी सेट a, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो ना हमने कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने हैं, 4 रिलेशन है वो फाइंड आउट करनी है, फिर उनकी डायग्राम्स बनानी है, मतलब उसका ग्राफ बनाना है, और बाइनरी रिलेशन असल में ना इसके डोमेन और रेंज होनी है। तो बच्चों डोमेन क्या होता है वो भी आपको आगे चल के बताऊंगा, रेंज क्या होती है वो भी आपको आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले ना अगर इसके डोमेन और रेंजेस निकालनी है ना, तो सबसे पहले हमारे लिए हमारे पास बाइनरी रिलेशन होना चाहिए। अब बाइनरी रिलेशन का क्या मतलब? बाइनरी रिलेशन का मतलब कि एक्स वाई के फॉर्म में, यानी एलिमेंट पेयर के फॉर्म में होंगे। अगर आप में से कोई कंप्यूटर वाला स्टूडेंट है तो हमने 8 क्लास में 7 क्लास में पढ़ा था बाइनरी रिलेशंस के बारे में। तो बाइनरी रिलेशंस में क्या होता है बच्चों कि नंबर्स को पेयर की फॉर्म में राइट डाउन करते हैं। तो ये तो एक सेट है ना, तो इसको नंबर को पेयर्स की फॉर्म में किस तरह राइट करेंगे? तो सिंपली आप ए को ए से मल्टीप्लाई करवा देना। ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे, देखो मल्टीप्लिकेशन आती है ना, पहले पहले को पहले के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, फिर पहले को तीसरे के साथ, फिर पहले को चौथे के साथ, यानी 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ। इस तरह 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ। इस तरह 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, और 3 को 4 के साथ। अब इसी तरह आगे चल के आपने 4 को 1 के साथ कर लेना है। ये देखो मैंने वो मिसिंग किया ताकि मैं आपको समझाऊं। 4 को 1 के साथ कर लो, और 4 को 2 के साथ कर लो, और 4 को 3 के साथ कर लो, और 4 को 4 के साथ कर लो। तो ये सारा इसके अंदर इनक्लोज हो गया। तो एक कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके इसको इनक्लोज कर लिया, तो ए क्रॉस ए बन गया। यहाँ तक सिंपल सी बात है कि आपने एक बाइनरी रिलेशन बनानी थी जिसमें एक्स वाई के फॉर्म में, यानी पेयर्स के फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एलिमेंट्स आपके पास एक साइड के अंदर होने चाहिए। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 1 में देखते हैं बच्चों। पार्ट नंबर 1 में वो क्या कह रहे हैं? सिंपली वो पार्ट नंबर 1 में कह रहे हैं, पार्ट नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि ना एक्स वाई इस तरह के एलिमेंट्स हैं जबकि वाई और एक्स आपस में इक्वल हैं। तो यानी एक्स और वाई के एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। तो बताओ बच्चों कौन कौन से एलिमेंट्स आपस में देखना यहाँ पे इक्वल है? ये देखो 1 1 2 2, उसके बाद 3 3 और 4 4। तो इसमें देखो पहला एक्स वाला एलिमेंट होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, मैं लिख देता हूँ एक्स वाई। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक्स होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है ना वो वाई होता है। तो कह रहा है कि पहली कंडीशन के मुताबिक जो पहला एलिमेंट है वो एक्स और दूसरा एलिमेंट जो है वो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इसी के मुताबिक जो हमारे पास सेट बनेगा, तो सेट को मैं लिख लेता हूँ कि सेट मतलब पहले के मुताबिक सेट कौन सा बनेगा कि कर्ली ब्रैकेट ओपन 1 1 1 1, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। ठीक है बच्चों। अब ये कंडीशन तो होगी कि ये जो हमने इसको ये जो दिया हुआ था इसको बिल्डर नोटेशन फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में दिया हुआ था, हमने उसको सिंपल हमने उसको सॉल्व आउट करके यानी इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे वो जो दूसरी कंडीशन थी उसके मुताबिक उसकी रेंज और डोमेन निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों डोमेन निकालते हैं। डोमेन सिंपल बाइनरी रिलेशन की आप ना याद कर लो कि कोई भी बाइनरी नंबर्स होंगे ना तो इसमें डोमेन्स क्या होती हैं? जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ दी जो मतलब वो पूरे सेट में जो पहले पहले ऑर्डर पेयर में जो पहले एलिमेंट्स होंगे ना वो डोमेन के एलिमेंट्स होंगे। तो इसके पहले एलिमेंट क्या है? 1 2 3 और 4। तो इसके डोमेन में बच्चों क्या आ गया? सिंपली 1 2 3 एंड 4। और बच्चों बाकी क्या बचा? दूसरे सेकंड एलिमेंट्स बच के, जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे बच्चों रेंज में चले जाएंगे, तो भी 1 2 3 4 आ गया। तो 1 2 3 एंड 4, तो बच्चों उसकी रेंज में चला गया। ठीक है। तो बच्चों अब आगे चल के ना इसका हमने फाइंड आउट करना है, मतलब इसके ग्राफ बनाने हैं। तो सिंपली अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो ग्राफ में क्या बनाना है कि 1 1 का ग्राफ बनाना है, फिर 2 2 का ग्राफ बनाना है, 3 3 का ग्राफ बनाना है, और 4 4 का ग्राफ आपने फाइंड आउट करना है। पहले मैं पेंसिल से कर देता हूँ। तो देखो 1 1 का बनाना है, तो इस तरह आप ना आसानी के लिए इस तरह कर लिया कि ना ये 1 1 का आ गया। उसके बाद ये देखो 2 2 यहाँ से चला और यहाँ से आया, तो ये 2 2 का ग्राफ आ गया। उसके बाद 3 3 यहाँ से करके चले और
यहाँ पे करके आए। तो ये 3 3 का ग्राफ आ गया। इसको मैं ना मार्कर से भी बाद में बना देता हूँ। और उसके बाद आप ना ये 4 4 का इस तरह आपने ग्राफ बना लिया। तो यहाँ पे बच्चों एलिमेंट्स राइट आउट कर लो मार्कर से कि ये एलिमेंट कौन सा पड़ा हुआ है, ये 1 1 का एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है बच्चों 2 2 का एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये कौन सा बच्चों एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये 3 3 का एलिमेंट पड़ा हुआ है, और ये कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है बच्चों यहाँ पे 4 4 का। मतलब ये यहाँ पे पॉइंट्स पॉइंट्स कह लो, एलिमेंट्स नहीं कह लो, पॉइंट्स पड़े हैं। बाइनरी यहाँ ये जो एक्स एक्सिस होता है ये होता है, मतलब सॉरी ये हॉरिजॉन्टल जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल होता है बच्चों वो वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी। तो ये सिंपली आप मैंने ये पहले ड्रॉ करके इसलिए रखा कि ना वो बाद में लाइक मुझे इस तरह पेज को टर्न ना करने पड़े, फोल्ड ना करने पड़े। तो मैंने इक्वली लाइंस को इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मैंने इक्वल मतलब इनके दरमियान का डिस्टेंस इक्वल है हर जगह से ना। तो ये एक्स एक्सिस बना लिए, वाई एक्सिस बना लिया, और यहाँ पे सेंटर एट 0। तो 0 से स्टार्ट होता है, कोई भी ओरिजिन से चीज़ें स्टार्ट होके वो उसको फिर हम फैलाते हैं। ठीक है, यहाँ एक्स एक्सिस की तरफ आगे चला गया और ये वाई एक्सिस की तरफ चला गया। तो एरो का मतलब है कि ये मतलब ये लाइन चलती जा रही है कि आप जितना भी आप इसको बढ़ाना चाहो आप बढ़ा सकते हो एलिमेंट्स के मुताबिक। उसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि एक्स और वाई के एलिमेंट्स इस तरह के होने चाहिए। मतलब ये सबसे पहले तो एक चीज़ याद रख लो, वाई एक्स लिख लो, एक्स वाई लिख लो, तो ये मसला नहीं है, क्योंकि हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, जिसके मुताबिक अगर मतलब एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, जिसके मुताबिक अगर पहले वाली बाद में या बाद वाली पहले में आ जाए तो आंसर सेम ही आता है। तो बच्चों एक्स और वाई के एलिमेंट चेक करो कि जिनको प्लस करके 5 है। तो चेक करो कौन कौन से एलिमेंट है जिनको प्लस करके 5 आता है। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं बच्चों कौन कौन से एलिमेंट है जिनको प्लस करके 5 आता है। ठीक है, तो ये देखना जरा। तो 1 4 को प्लस करके 5 आता है, 2 3 को प्लस करके 5 आता है, 3 2 को प्लस करके 5 आता है, उसके अलावा किसी को प्लस करके 5 आता है, उसके अलावा किसी को प्लस करके 5 आता है। यानी 1 4 को, 2 3 को, 3 4 को, और ये 4 1 को। यानी 4 एलिमेंट्स हैं जिनको प्लस करके हमारे पास आंसर क्या आता है, 5 आता है। तो इनको बस यहाँ पे लिख लो। तो यहाँ पे मैं जरा लिख देता हूँ कि सबसे पहले एलिमेंट यानी इसमें कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले आ जाएगा 1 4, उसके बाद 2 3, उसके बाद 3 2, उसके बाद 2 के बाद बच्चों क्या आ जाएगा, 3 2 के बाद आ जाएगा 4 1। तो इसके अंदर 4 एलिमेंट आ जाए। अच्छा, आप यहाँ पे ये पूछ सकते हो कि आपने तो कहा था कि सेट्स के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो जी मैंने बिल्कुल यही कहा था कि सेट्स के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होते। तो आप ये भी पूछ सकते हो फिर आप 1 4 और 4 1 क्यों लिख रहे हो। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये 1 4 में क्या डिफरेंस है, 1 एक्स का एलिमेंट है, 4 वाई का एलिमेंट, यानी पहले एक्स का है और दूसरा वाई है। तो यहाँ पे एक्स 1 है, यहाँ पे एक्स तो 4 है, और यहाँ पे वाई 1 है। तो इस तरह ये सारे एलिमेंट्स इस तरह में डिफरेंट है। तो यानी एक जैसे नहीं है, 1 4 और 4 1 अलग अलग है, डिफरेंट है, इसलिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब सिर्फ इसके डोमेन निकालनी है और इसके रेंज निकालनी। तो सिंपल देख लो, डोमेन में कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और रेंज में भी आ जाएगा 1 2 3 4। तो इसकी भी डोमेन और रेंज में सिंपल 1 2 3 4, क्योंकि डोमेन क्या होता है, डोमेन होते हैं पहले एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो सेट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट ये बाइनरी फॉर्म में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है डोमेन का एलिमेंट होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो होता है रेंज का एलिमेंट। तो वो भी देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ना, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ये इसमें आ गया। अब इसमें देखो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 भी लिख सकते हो, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखूंगा ना वो ज्यादा अप्रोप्रिएट और ज्यादा मुनासिब लगेगा। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे मैंने ना यहाँ पे देखो पेंसिल से मैंने किया, वो पेंसिल से मैंने इसलिए किया ताकि ना पॉइंट्स में मार्कर से करूंगा तो वो बनाने में वो मतलब वो अजीब सा कॉम्प्लेक्स चीजें ना हो जाए। तो मैंने पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लिया कि एक्स यहाँ पे अब मतलब एक्स यहाँ पे अब यहाँ पे, अब फिर ये पॉइंट है, मैंने पॉइंट को कॉमन इंटरसेक्ट करवा के मैंने वो पॉइंट लिख लिया। तो आपके लिए ये आसानी हुआ करेगी कि जब आप पेंसिल से ड्रॉ किया करोगे ना तो आप पेंसिल से इसको कर सकते हो। अच्छा, अब ना मैं बुक के आंसर्स में देख रहा था कि पहला जो पार्ट है उसमें डॉट्स लगा के किया, मैं दूसरे पार्ट में उसने सिर्फ क्रॉस लगा के किया और एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए, तीसरे मतलब जो यहाँ पे पॉइंट्स पड़े पॉइंट्स के नाम लिखे हुए, तीसरे में उसने पॉइंट्स के नाम नहीं लिखे हुए और चौथे में उसने पॉइंट्स के नाम नहीं लिखे हुए। तो मैं आपको ना मतलब एज इट इज़ ही वो बुक के मेथड से ही करवा दूंगा, ताकि आप वो वहाँ पे वो ना कि बुक में तो ये इस तरह हुआ है तो हम इसका, तो आप अगर वो उस तरह देखना चाह रहे हो तो मैं उस तरह ही करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले 1 4 ड्रॉ कर लो, फिर पहले 1, ये 1 आ गया और ये 4 आ गया। तो 4 यहाँ पे y पे 4 है और x पे 1 है। तो ये देखो x पे ये 1 है। अच्छा, ये बाद में ना पेंसिल वाली लाइन रेज कर देना, ज्यादा मुनासिब है कि पेंसिल वाली लाइन रेज कर देना। ठीक है,
उसके बाद जो है उसके 1 4 आ गया। उसके बाद बच्चों 2 3, तो ये 2 आ गया और 3 कहाँ पे, यहाँ पे पड़ा हुआ है। पहले मैं 3 को आगे लेके आता हूँ, कहाँ तक लेके आता है, 2 पे तक, और यहाँ पे ये 2 आ गया, तो ये आ गया। अच्छा, इसने क्रॉस किया हुआ है तो मैं इसको भी क्रॉस कर देता हूँ। अच्छा, पहले मैं पॉइंट बना देता हूँ, एंड पे मैं क्रॉस कर दूंगा कि ये वो मतलब जिस तरह बुक के में आंसर है ना, मैं उस तरह का बना दूंगा इस आंसर को। उसके बाद 3 2, तो 3 एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है, 2 यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये वाई एक्सिस वाला 2 लिया और एक्स एक्सिस वाला 3 लिया, तो यहाँ पे बच्चों ये बना दिया। उसके बाद फोर्थ क्या है बच्चों, फोर्थ है 4 1, तो 4 ये वाला लेना है और 1 ये वाला लेना है, तो 1 को कहाँ तक लेके आओ, 4 तक लेके आओ, ये देखो 4 1 बन गया। तब इसको मैं मार्कर से जरा हाईलाइट करके लिख देता हूँ, क्योंकि पेंसिल तो नॉर्मली अलाउ नहीं ना होती बोर्ड में, तो ये इसको मैं मार्कर से हाईलाइट करके लिख दिया। तो ये बच्चों क्या है, 1 4 है, पहला 1 4 है, दूसरा पॉइंट क्या है 2 3 है, तीसरा पॉइंट क्या है, ये है 2 और 3, तीसरा पॉइंट क्या है 3 एंड 2, हाँ पहला एक्स वाला, दूसरा वाला 3 2, और चौथा पॉइंट बच्चों क्या है 4 एंड 1, पहले एक्स वाला और फिर वाई वाला। ठीक है, तो इसी के साथ 2 पार्ट हो गए। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। अब थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में वो सिंपली हमसे जो डिमांड कर रहा है उस डिमांड के मुताबिक क्या है कि एक्स और वाई को प्लस करोगे तो आंसर लेस देन 5 आना चाहिए। तो जितने भी आंसर लेस देन 5 है वो सारे राइट डाउन कर लो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं कि जब इनको एक्स और वाई में प्लस करें तो आंसर 4 से लेस आता है। तो चेक कर लो, 1 1 1 2 1 3, तो 5 से लेस है ना, 1 1 1 2 1 3, 1 4 तो 5 से बड़ा हो गया। उसके बाद 2 1 आ गया बच्चों, उसके बाद 2 2 आ गया, 2 3 तो बड़ा है, 2 4 भी बड़ा है। उसके बाद बच्चों 3 1 आ गया, 3 2 भी बड़ा है 5 से, 3 2 5 होता है, या 5 इक्वल है और 5 के मतलब उसने क्या लेस देन इक्वल टू नहीं उसने कहा। 3 3 ये 6 है, ये 7 है, 4 1 ये भी 5 से बड़ा आ गया, मतलब 5 मतलब वो हमारी जो कंडीशन है वो उसको होल्ड नहीं कर रहा कि 5 के इक्वल आ गया। तो 5 के इक्वल नहीं लिखना, 5 से छोटे छोटे लिखने हैं। 4 2 ये 6 आ गया, 4 3 7 आ गया और 4 4 8 आ गया। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है कि मैं उसको राइट डाउन कर देता हूँ कि पहले 1 1 आ जाएगा, फिर 1 2 1 3, देखना जरा, मैं पहले इसको राइट डाउन कर दूं जो मैंने भी आपको पीछे चेक करवाया। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बच्चों, 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा और 1 3 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा और 2 2 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों लास्ट में क्या आएगा, 2 3 भी ना आएगा, 2 4 भी नहीं आएगा, अब 3 1 आ जाएगा, तो 3 1। तो ये बच्चों इसके सेट्स के एलिमेंट्स हमारे पास आ गए कि जो इस कंडीशन को होल्ड करें। तो बच्चों डोमेन में क्या आ जाएगा, डोमेन में सिंपल वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो पहले होते हैं और रेंज में सिंपल वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो सेकंड नंबर पे होता है। तो पहले वाले एलिमेंट्स कौन से, अब नॉन रिपीटिंग लिखना है तो 1 1 1, तो 1 एक बार ही आएगा क्योंकि सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होता है, मतलब अगर नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो 1 के बाद बच्चे 2 है और 3 है, तो 1 के बाद 2 आ गया और 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद रेंज में चेक कर लो बच्चों, रेंज में 1 है जी है, 2 है 2 है। उसके बाद बच्चों 3 है, तो इसकी भी रेंज में 1 2 और 3 एलिमेंट हमारे पास आ गए। ठीक है, डोमेन में भी 1 2 3 आ गया और रेंज में भी 1 2 3 आ गया। डोमेन जो बाइनरी नंबर्स के पहले वाले मतलब सेट्स में पहले वाले नंबर्स होते हैं वो डोमेन में होते हैं और दूसरे वाले रेंज के होते हैं। लेकिन आप उसको नॉन रिपीटिंग में लिखोगे, अगर ज्यादा बार एक एलिमेंट आ रहा है तो उसको सिर्फ एक बार राइट डाउन करोगे। उसके बाद देखो अब 1 1 चेक कर लो, 1 1 ये आ गया, 1 1 ये आ गया। 1 2 बच्चों मतलब एक्स एक्सिस पे 1 है, एक्स एक्सिस पे क्या है 1 है और वाई एक्सिस पे 2 है, तो 1 और 2। तो बच्चों कुछ यहाँ करके ये आ गया 1 2 आ गया। उसके बाद बच्चों 1 3, तो 1 3 यहाँ करके कहीं पे आ गया। ठीक है, तो ये देखो अब ये तीनों अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो, मतलब यहाँ लिखना चाहो लिख लो, अगर लेकिन बुक एंड पे नहीं है तो वो ना भी लिखो, कोई मसला नहीं है अगर आप बुक के जैसा आंसर बनाना चाह रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद बच्चों 2 1 चेक कर लो, 2 ये है और 1 ये है, 2 एक्स एक्सिस पे 1 वाई एक्सिस पे, और तो ये आ गया 2 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों 2 2 चेक कर लो, 2 2 यहाँ पे करके आ गया, ये आ गया 2 और ये 2 2 आ गया। ठीक है, ये 2 और ये 2 आ गया। उसके बाद बच्चों 3 1 आ गया, 3 ये है और 1 ये है, तो यहाँ पे आ गया 3 और 1 आ गया, तो ये 3 1 आ गया। तो इसको मैं जरा अगर मैं क्रॉस करके लिख दूं, अगर मैं इसको यहाँ ना मैं आपके आसानी के लिए पहले क्रॉस कर देता हूँ और ना मैं इसको ना छोटा सा करके ना लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो ये कौन सा एलिमेंट है। आप इसको इरेज कर देना, याद है ना, आपने बाद में इरेज कर देना जो पॉइंट्स आपने लिखे हुए ना, मतलब ये जो पेंसिल मैंने ड्रॉ किया पेंसिल आप इरेज कर देना अगर आपको पेंसिल अलाउ करते हैं ना एग्जामिनर। तो नहीं तो अगर वो नहीं अलाउ करता कि पेंसिल आपको अंदर लेके जाना, तो फिर आप क्या कहते हैं इसको एज इट इज ही मार्शल से करोगे। ठीक है, तो ये 1 1 का एलिमेंट है,
ये बच्चों 1 1 का एलिमेंट आ गया। बच्चों ये कौन सा एलिमेंट है, ये 1 2 है, मतलब ये पॉइंट 1 2 है, और ये पॉइंट बच्चों कौन सा है 1 3 है। इसी के साथ ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये 2 1 का पॉइंट है, और ये बच्चों कौन सा पॉइंट है, ये 2 2 का पॉइंट है, और इसके साथ ही बच्चों ये 3 1 का पॉइंट है। तो ये मैंने पॉइंट वैसे बुक के एंड पे नहीं लिखे हुए, लेकिन आपको समझाने के लिए कि आपको बताओ ये पॉइंट्स कैसे ड्रॉ हुए हुए हैं, तो ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पे राइट डाउन कर दिए। तो अगला पार्ट है बच्चों लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। तो लास्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि एक्स और वाई में मतलब इसका ऑर्डर्ड पेयर्ड बाइनरी नंबर्स पड़े हुए हैं कि जब एक्स और वाई को प्लस करो तो ग्रेटर देन 5 आता है। 5 से छोटे वाले यहाँ पे नहीं आएंगे। तो सिंपल चेक कर लो कौन कौन सा प्लस करके 5 आ रहा है। 5 से बड़ा आ रहा है, 5 नहीं आना चाहिए, 5 से बड़ा आना चाहिए। तो 2 और 4 आएगा, 2 और 4 5 से बड़े। देखो 1 1 छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा। 1 4 5 है लेकिन 5 से बड़ा नहीं है। 2 1 3 4 5 5 से बड़ा नहीं है। देखो ये 5 से बड़ा 6 आ गया। उसके बाद ये 5 से बड़ा, ये भी 6 आ गया 3 3। और उसके बाद 3 4 ये भी 5 से बड़ा, ये भी 5 से बड़ा, ये भी 5 से बड़ा, और 4 2 5 से बड़ा, 4 3 भी 5 से बड़ा, और 4 4 भी 5 से बड़ा है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे पहले कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लूँ। तो पहले 2 4 आ गया, और उसके बाद 3 3 आ गया। उसके बाद बच्चों 3 4 आ गया। उसके बाद बच्चों 4 2 आ गया। उसके बाद बच्चों 4 2 के बाद क्या आ गया, 4 3 आ गया। और 4 3 के बाद बच्चों क्या आ गया, 4 4 आ गया। तो ये सबको प्लस करके चेक कर लो, ये सारे क्या हैं 5 से बड़े हैं, इनके आंसर 5 से बड़े हैं। तो बच्चों डोमेन इसकी चेक कर लो। डोमेन के अंदर एलिमेंट्स बच्चों किस तरह के पड़े हुए हैं, तो देखो डोमेन के अंदर अब तो 1 नहीं आएगा, तो 2 पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है, ठीक है। पहले फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं डोमेन के। तो 2 है, 3 है, 4 है। नॉन रिपीटिंग चेक लिखने, अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको सिर्फ एक बार राइट डाउन करना है। उसके बाद रेंज में सेकंड वाले, तो रेंज में भी ऑब्वियसली चेक कर लेते हैं। तो रेंज में तो 2 आ रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 3 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसकी भी रेंज में 2 3 4 के एलिमेंट्स आ गए। तो ठीक है, अब इसका सिर्फ जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ मैंने पहले से बनाया है, मैंने बताया था ना आपको ग्राफ किस तरह बनाने के, एक्सिस और वाई एक्सिस को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और वो यहाँ पे इक्वली पॉइंट्स को एक्स पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो और वाई पे भी। तो पहले 2 और 4, तो ये 2 है और ये वाई एक्सिस पे 4 है, तो ये 4 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। इसको क्रॉस कर दूंगा बाद में, और अब मैं इसके पॉइंट्स भी आपको लिख के दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो कि पॉइंट्स को क्या हमने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया। तो बच्चों ये 3 3 है, 3 एक्स एक्स पे भी 3 वाई पे भी 3 है। तो यहाँ पे पहले मैं 3 तक लेके आऊँ एक्स को, और फिर मैं 3 तक लेके आता हूँ वाई को, ठीक हो गया। उसके बच्चों 3 4 आ गया। तो एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे क्या है 4 है, तो ये यहाँ पे करके आएगा। तो ये बच्चों कौन सा पॉइंट आ गया, 3 4 आ गया, ठीक है। और उसके बाद बच्चों 3 4 आ गया, उसके बाद 4 2 आ गया। तो ये 4 है एक्स एक्सिस पे, और ये देखो वाई पे 4 तक लेके आता हूँ 2 को, ये 4 2 आ गया। उसके बाद बच्चों 4 3 आ गए, तो ये 4 है और यहाँ पे 3 है, तो ये 4 3 आ गया, ठीक है। 4 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 4 बच्चे चेक कर लेते हैं, 4 ये है और 4 यहाँ पे है, तो ये 4 4 आ गया। एक्स पे भी 4 है और वाई पे भी 4 है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के एलिमेंट बन गए, लेकिन मैं इसको आपको ना यहाँ पे पहले मैं क्रॉस कर देता हूँ मार्कर से, आपके बुक के पीछे की तरह आंसर बन जाए। लेकिन आपको समझाने के लिए कि हमने क्या ड्रॉ किया वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों ये क्या है, ये है, ये क्या है 2 4 है, तो यहाँ पे मैंने 2 4 लिख दिया, ऊपर करके लिख देता हूँ, ये लिख दिया 2 4। बच्चों ये क्या है, ये है एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे 4 है, तो ये बच्चों आ गया 3 4 आ गया। ये बच्चों क्या है, ये है 4 एक्सिस पे और 4 वाई पे, तो ये क्या आ गया 4 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये क्या है, ये एक्स पे भी 3 और वाई पे भी 3 है, तो ये 3 3 आ गया, ठीक हो गया। बच्चों ये क्या है 4 है और ये 3 है, तो ये क्या आ गया 4 है और ये 3 आ गया। इधर बच्चों ये क्या है, ये 4 है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 2 है, तो ये क्या आ गया 4 और 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो डोमेन इसमें सबसे मेन बात है, आप ये तो लिख लोगे, लेकिन आपको ये बस पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो डोमेन होता है जो इस तरह पेयर की फॉर्म में सेट पड़े हुए हैं, बाइनरी पेयर, बाइनरी की फॉर्म में सेट पड़े हुए हैं, तो उसके जो पहले एलिमेंट्स है वो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं, और जो बाद वाले एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना कुछ डेफिनेशन आपको बताना चाहूंगा।
डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये डेफिनेशन आती है तो आप इसको स्किप करके आप क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं समझूंगा कि आपको डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए, तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। तो बच्चों फंक्शंस के बारे में पढ़ लेंगे, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों फंक्शन की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे राइट डाउन की हुई है। वो कहते हैं कि फंक्शन इज अ रिलेशन f from set A called domain to the set B called codomain such that each element in set A is related to exactly one element in set B. सिंपल क्या डोमेन फंक्शन करता है एक एफ मतलब फंक्शन होता है क्या कहते हैं कि एक एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स आपस में इस तरह जुड़े होते हैं। पहले एक समझ लो, एक क्या होता है, एक डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं और बी क्या होता है, यानी जहां से सेट स्टार्ट होता है, यानी जिस तरफ से जाना होता है उसको डोमेन कहते हैं और जिस तरफ आपको जाना होता है उसको रेंज कहते हैं। तो डोमेन और रेंज के एलिमेंट्स इस तरह आपस में रिलेट करते हैं कि डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के किसी एलिमेंट के साथ कोई ना कोई आपस में रिलेशन ड्रॉ कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सेट बना दिया, सेट को मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4 और बी के सेट का नाम दे दिया 4 5 6। तो देखो फंक्शन ऑफ वन, यानी जो फंक्शन ड्रॉ करोगे वन का, वो बी के किसी एलिमेंट 4 के साथ आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कंडीशन, चलो पहले लिख लो कि कंडीशन किस तरह की है। तो मैं कंडीशन यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे कंडीशन ड्रॉ करनी है कि x में कितना प्लस करना है। यहाँ पे 3 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर x में 2 प्लस करेंगे। समझ लो आप कंडीशन कुछ इस तरह बना लो कि चलो कंडीशन चाहे रहने दो, लेकिन आपको ये बस समझ आना चाहिए। कंडीशन अगर बनानी है तो बना लो। तो कंडीशन देख लो यहाँ पे किस तरह की कंडीशन बनेगी कि क्या कर रहे हो कि जो 1 में कितना प्लस कर रहे हो 3, तो क्या बन रहा है 1 में 3 प्लस कर रहे हो 4 बन रहा है। फिर 1 में 2 में ये अगला जो है 2 में कितना प्लस कर रहे हो 3 5 बन रहा है। तो समझ लो कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है x प्लस 3 की। तो ये कंडीशन है, यानी x में 3 प्लस करोगे तो अगला एलिमेंट आएगा। तो देखो x में यानी 1 में 3 प्लस कर रहे हो तो 4 आ रहा है। इस तरह 2 में 3 प्लस कर रहे हो 5 आ रहा है। इस तरह 3 में 3 प्लस कर रहे हो तो 6 आ रहा है। तो मतलब ये आपस में ना रिलेट कर रहे हैं, तो किस कंडीशन के मुताबिक, इस कंडीशन के मुताबिक। तो हर एलिमेंट का हमें आगे कोई ना कोई मतलब कोऑर्डिनेट में इमेज मिल रहा है ना, यानी इसका कोई आंसर मिल रहा है, तो इसको कहते हैं बच्चों फंक्शन कहते हैं। तो अगर ये फंक्शन हो तो ठीक है, लेकिन अगर एक और कंडीशन है कि जिसके मुताबिक चीजें अगर फंक्शन नहीं होती तो वो क्या है कि वो कहता है कि इफ एफ ऑफ 1 इज 4 एंड आल्सो एफ ऑफ 1 इज 5, यानी अगर एक ही नंबर की यानी डोमेन के एक एलिमेंट की रेंज के अंदर कोडोमेन के अंदर दो कोई इमेजेस मिल जाए, यानी जैसे एफ ऑफ 1 की एक 4 मिल जाती है, सपोज किया हुआ है, और एफ ऑफ 1 की एक 5 मिल जाती है, तो अब क्योंकि इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज वन हैज 2 इमेजेस, क्योंकि अब 1 की 2 इमेजेस आ गए तो अब 1 फंक्शन नहीं रहा। तो इसके एलिमेंट को फंक्शन, मतलब इसको फंक्शन होने के लिए जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं इनको सिंगल होना चाहिए, मतलब इसकी 2 इमेजेस यहाँ पे ड्रॉ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसकी 2 इमेजेस यहाँ पे ड्रॉ नहीं होनी चाहिए, सिंगल इमेजेस की ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो अब बच्चों इसको चेक कर लेते हैं। अब वो आगे वो कहते हैं, आगे चलते हैं। अब फंक्शन की ना टाइप्स होती है, फंक्शन कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स को पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले चार याद कर लो सिंपली जो हमने यूज करनी है 4 तरह की। ऑन टू है 1 1, इसको इंजेक्टिव कहते हैं। ऑन टू फंक्शन यानी सब्जेक्टिव, और बाइजेक्टिव फंक्शन यानी 1 1 ऑन टू फंक्शन जो मिक्स होता है। तो सबसे पहले आपको बच्चों सिंपल डेफिनेशन पढ़ाता हूँ किसकी, ऑन टू फंक्शन की। वो कह रहे हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एफ यानी किस तरह का फंक्शन है कि ए से बी की तरफ है, इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन है वो क्या है, if not every element of codomain B is the image of some element from domain A। अगर जो B है, जो कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं, उसकी कुछ इमेजेस यहाँ पे ड्रॉ ना, यानी some elements of codomain is not an image of element from domain A। यानी ये देखो यहाँ पे 7 पड़ा है ना, तो 7 की इमेज ए पे नहीं पड़ी हुई, लेकिन बाकी सारी मतलब इसकी ये देखो 3 की इमेज ड्रॉ हो रही है, 2 की इमेज ड्रॉ हो रही है, 1 की इमेज ड्रॉ हो रही है, ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, किसी फंक्शन एफ के थ्रू रिलेट कर रहे हैं, लेकिन जो कोडोमेन का एक एलिमेंट है उसकी इमेज यहाँ पे नहीं पड़ी हुई। तो इस तरह का जो एलिमेंट जिसके डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इमेज यहाँ पे पड़ी हो, लेकिन किसी एक कोडोमेन के एलिमेंट की इमेज डोमेन के अंदर ना पड़ी हो, तो ऐसे फंक्शन को बच्चों इनटू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों 1 1 फंक्शन देखते हैं। वो कहते हैं 1 1 फंक्शन क्या होता है। 1 1 फंक्शन इस तरह का फंक्शन होता है, वो किस तरह का फंक्शन होता है उसको देख लेते हैं। वगैरह क्या 1 1 फंक्शन f from a to b is called 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन if
डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द डोमेन मैप टू द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन कोडोमेन, यानी हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट यानी खास मुख्तलिफ इमेज, अगर एक डोमेन का एलिमेंट है उसकी खास इमेज कोडोमेन के एलिमेंट्स के साथ बन रही है, यानी देखो 1 की खास इमेज 3 के साथ बन रही है, ये डिस्टिंक्ट है। 2 की इमेज 6 के साथ बन रही है, यानी ये मुख्तलिफ है। 3 की इमेज 9 के साथ बन रही है, डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही है, एक तरह की नहीं बन रही। तो इसको इस तरह के फंक्शन को कहते हैं बच्चों, वन वन भी कहते हैं या इंजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल डेफिनेशन याद कर लो, अगर आपको कल को मतलब वो एमसीक्यूज में पूछ लेता है या डिफाइनेशन में पूछ लेता है, क्योंकि पता है ना डेफिनेशन आ जाती है, तो अगर आपसे वो इनकी डेफिनेशन पूछ लेता है, जो नॉर्मली वैसे नहीं पूछता, लेकिन अगर पूछ लेता तो अच्छी बात है, आपको ये आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों ऑन टू फंक्शन कहता है, उसको ऑन टू को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। वो कहता है फंक्शन f from a to b is called onto or surjective function if every element of codomain is the image of at least one element from the domain। तो देखो अब जो एलिमेंट है ना बी के, उसके तकरीबन कोई ना कोई इमेज जरूर पड़ी होगी डोमेन के अंदर, यानी आप ये कह सकते हो कि ऑन टू फंक्शन बनाया तो 1 2 3 का बनाया, ये डोमेन के एलिमेंट्स है, ये कोडोमेन के एलिमेंट्स है। तो देखो डोमेन के हर एलिमेंट की इसके अंदर इमेज बन रही है, यानी देखो 1 की इमेज ए के साथ भी बन रही है और 1 की इमेज सॉरी 1 की इमेज ए के साथ बन रही है और 3 की इमेज ए के साथ बन रही है, यानी ये कोडोमेन के सारे एलिमेंट टिक हो रहे हैं, यानी सारे सबकी इमेज इनके एटलीस्ट 1 एलिमेंट से बन सकती है, एटलीस्ट 1 से बन सकती है, लेकिन इस जो कोडोमेन के एलिमेंट्स है इसकी मल्टीपल इमेजेस बन सकते हैं, यानी 1 के साथ भी इसकी देखो कोडोमेन के एलिमेंट ए की इमेज बन रही है, लेकिन ए की इमेज इसी तरह 3 के साथ भी बन रही है। तो हमने पीछे फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, जो डोमेन के एलिमेंट्स है ना उनकी मल्टीपल इमेज नहीं बननी चाहिए, डोमेन के एलिमेंट की मल्टीपल इमेजेस नहीं बननी चाहिए, लेकिन कोड डोमेन के एलिमेंट्स की मल्टीपल इमेज बन सकती है। तो कोड डोमेन के एलिमेंट की 1 के साथ भी इमेज बन रही है और कोड डोमेन के एलिमेंट की 3 के साथ भी इमेज बन रही है। तो इस तरह का फंक्शन बच्चों कौन सा होता है, ऑन टू फंक्शन, जिसमें एटलीस्ट एक इमेज तो बने बने, लेकिन कोड डोमेन के एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस भी डोमेन के एलिमेंट के साथ बन सके, तो ऐसा फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है या सर्जेक्टिव फंक्शन होता है। और लास्ट फंक्शन, इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वो बच्चों लास्ट फंक्शन है, वो कहता है फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव में 1 1 कंडीशन भी होगी और ऑन टू, यानी ये वाली ऑन टू कंडीशन भी और 1 1 कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तो इस तरह के फंक्शन को कहेंगे, हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो पहले पढ़ लेते हैं। तो पढ़ लिया ना हम, यहाँ पे इंजेक्टिव यानी 1 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी, दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तो ये इसको यानी हर एलिमेंट मैप होगा। यानी सबसे पहले चेक कर लो कि एक मैपिंग होगी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बने हुए, ये देखो ये चेक करना, ये देख रहे हो, ये चेक करे, ये चेक करे हो, तो हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज बनी हुई है, और ये जो ए है इसकी एक से ज्यादा इमेजेस भी बनी हुई है। मतलब पहले हो गया डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट के मुताबिक 1 1 हो गया कि हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस बनी हुई है। तो देखो हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस बनी हुई है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये ऑन टू की प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद जो कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं उसकी एक से ज्यादा इमेजेस बनी हो, तो कोडोमेन के एलिमेंट्स की एक से ज्यादा इमेज बनी हो तो वो ऑन टू होता है। ये देखो कोडोमेन का एलिमेंट है उसकी एक से ज्यादा इमेजेस बनी हुई हैं, तो ये बाइजेक्टिव हो गया। तो इसके मुताबिक 1 1 और ऑन टू कंडीशन यहाँ पे होल्ड करेगी, तो दोनों कंडीशन जब होल्ड करेंगी तो ऐसा फंक्शन हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को ना आपके आसानी के लिए आगे चल के, मतलब ये जो इसके 4 पार्ट्स है ना, ये मैंने बना के सोल्व करके और इसको डिटेल में इसका आंसर लिख के रखे हुए हैं, सिर्फ हम इसको समझ लेते हैं। तो मैंने शुरू में कहा था आज का लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा बाकी हमारे नॉर्मल लेक्चर्स के, क्योंकि आज क्या है लेक्चर्स में समझने वाला कंसेप्चुअल बेस ज्यादा है, तो कंसेप्चुअल बेस अगर मैं साथ साथ लिखूंगा ना तो आपके कंसेप्ट थोड़े से मतलब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मैंने इसको पहले ही सब सोल्व करके अपना मतलब टाइम लगा के इसको सोल्व करके साइड पे रख दिया कि एंड पे हमारा लेक्चर एक छोटा सा, और जो छोटे से लेक्चर में मैं कंप्रीहेंसिवली डिटेल्ड में आपको बगैर किसी मतलब गलती और कुताही के इस क्वेश्चन को मतलब इन जो हमारे पास कंडीशंस हैं और ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं इनको डिटेल में समझा सकूं। तो बच्चों पहला चेक कर लेता हूँ, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट द फंक्शन एंड विच टाइप। सबसे पहले आपने बताना है कि जो डायग्राम से 4 ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, अगर करती हैं तो ठीक है, अगर नहीं करती तो ओके, यहाँ तक खत्म हो गया, लेकिन अगर करती हैं तो यस। अब बताओ कौन सी, तो ठीक है ये बताना है। तो सबसे पहले ये चेक कर लो। तो फंक्शन के डेफिनेशन के मुताबिक डोमेन के एलिमेंट्स की एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो ये डोमेन का एलिमेंट 1 है, इसकी एक से ज्यादा कोड डोमेन में इमेजेस हो रही हैं, तो ये फंक्शन नहीं रहा। तो इशू इसमें क्या आ गया, ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम डोमेन आर पॉइंटिंग टू मल्टीपल एलिमेंट्स। तो देखो ये मल्टीपल एलिमेंट्स की तरफ जा रहा है ना, ये देखो, उसके अलावा ये देखो इसकी इधर भी बन रही है, इसकी इधर भी बन रही है, तो ये मसला आ रहा है।
ये देखो यहाँ पे भी ये देखो A1 की A के साथ बन रही है, 1 की B के साथ भी बन रही है, ठीक है। तो इसकी इधर तो बन रही है लेकिन C की इसके साथ भी बन रही है, तो ये मल्टीपल इमेजेस बन रही है। तो इश्यू आ गया फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट करेगी। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 1 इज असाइंड टू मोर देन 1 वैल्यू। तो देखो 1 के साथ मोर देन 1 वैल्यू आ रही है कोडोमेन की, तो ये बच्चों ये फंक्शन नहीं रहा, विच वायलेट्स द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। तो ये पहला तो सबसे पहला पार्ट ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट देखो ये सिंपल हमारे पास है। वो कह रहा है कि ईच एलिमेंट फ्रॉम डोमेन मैप्स टू द यूनिक एलिमेंट इन कोडोमेन। हर एलिमेंट कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट को कर रहा है ना, हर एलिमेंट मतलब ये देखो एक ए है, ये कोऑर्डिनेट की यूनिक एलिमेंट को कर रहा है, बी कोऑर्डिनेट की यूनिक को कर रहा है और सी भी कोऑर्डिनेट को यूनिक को कर रहा है। ऑल द कोऑर्डिनेट्स एलिमेंट्स आर कवर्ड, कोऑर्डिनेट के एलिमेंट सारे कवर हो रहे हैं। नो एलिमेंट इन अ डोमेन मैप्स मोर देन वन एलिमेंट। और कोई भी एलिमेंट जो है वो एक से ज्यादा एलिमेंट को कवर नहीं करा, तो इसको इसलिए बाइजेक्टिव फंक्शन हमने कह दिया। अगला भी सेम ऐसे ही है, देख लो पार्ट नंबर 3 में भी मैपिंग सेम ही हो रही है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की मैपिंग हो रही है। तो 1 की ए के साथ, 2 की बी के साथ, 3 की सी के साथ। तो ये वो कह रहे हैं कि ऑल दी डोमेन वैल्यूज मैप टू द डिस्टिंक्ट कोडोमेन वैल्यूज। तो इसके डोमेन की जो वैल्यूज हैं वो डिस्टिंक्ट कोडोमेन की वैल्यूज के साथ मैप कर रही हैं। और ऑल कोडोमेन वैल्यूज आर यूज्ड, और सारी कोडोमेन की वैल्यूज यूज्ड हो रही हैं। तो इसलिए सो इट इज अ 1 1 एंड ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसलिए 1 1 और ऑन टू इसको कह सकते हैं या बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो बाइजेक्टिव और 1 1 ऑन टू की यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ जो पीछे हमने पढ़ी थी वो अप्लाई करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। वो कह रहा है कि पार्ट नंबर 4 में क्या मसला है, वो कोई मसला नहीं है, बस ये है कि मल्टीपल इमेजेस बन रही है। देखो डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उनकी मल्टीपल इमेज बन रही है। तो कौन से हमने पढ़ा था, कौन से मतलब ऑन टू फंक्शन इनटू, ये देखो डोमेन के एलिमेंट्स की जो इमेजेस बनी है वो मल्टीपल बन सकती हैं। तो वो ऐसे को मतलब ये देखो ऑल दी domain values have images but not all the codomain elements are used। images तो distinct बन रही है नहीं बन रही वो नहीं मसला, लेकिन जो कोडोमेन है उसके सारे एलिमेंट्स नहीं यूज हो रहे। तो किस तरह के फंक्शन में बच्चों सारे एलिमेंट्स नहीं यूज होते थे, इनटू फंक्शन में सारे एलिमेंट्स कोडोमेन के लिए नहीं यूज होते थे। तो इस तरह का फंक्शन जिसमें मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स ना यूज हो, यानी उसके सबकी कम से कम किसी की एक की इस तरह की बच जाए जिसकी इमेज ना हो लेकिन ज्यादा की भी हो सकती है, तो इस तरह के एलिमेंट इट्स अ वैलिड फंक्शन। और ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। तो देखो डोमेन के एलिमेंट्स की मल्टीपल इमेज बन रही है लेकिन कोडोमेन के एक मतलब एक अंदर ऐसा एलिमेंट है जिसकी डोमेन के अंदर इमेज नहीं बन रही, तो इस तरह का फंक्शन इनटू फंक्शन, यानी जो फर्स्ट टाइप का फंक्शन हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ये वो है, ठीक है। तो अब कुछ इसके लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और सिर्फ 3.2 को एक और लेक्चर में ना कवर कर लेंगे, एक और वीडियो बनेगी इस एक्सरसाइज की, और 3.2 कवर हो जाएगी बच्चों। ये बिल्कुल सिंपल है, इंतहाई आसान। देखना आपको दो स्टेप्स में, तीन स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। वो कह रहा है कि g of x is 3x plus 2 and h of x is xk plus 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब g की 0 यानी x पे जब 0 पुट करना है तो वो बस फाइंड आउट करनी है। तो गिवन g of 0 निकाल, मतलब g of 0 निकालना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, g of x is equal to 3x plus 2। पुट क्या करना है बच्चों, सिर्फ पुट, ये सिंपल सी चीज पुट कर दो कि पुट x की जगह 0 पुट कर दो, क्योंकि यहाँ उसने g of 0 की वैल्यू निकाली ना, g of 0 की कह रहे हैं, तो यहाँ पे g of 0 लिख दो। g of 0 is equal to 3 into x की जगह 0 plus 2, 3 0 0 और ये 2 प्लस किया, 0 में 2 प्लस किया तो g of 0 is equal to 2 आ गया, ठीक है क्या। ये देखो सिंपल क्वेश्चन है। तो अब g of -3, तो हमारे पास गिवन क्या है, g of x is equal to 3x plus 2। तो सिंपल आपने क्या करना है कि पुट x is equal to -3, सिर्फ x की जगह -3 पुट कर लो। तो g of -3 ये 3 और 3 की जगह -3 पुट कर दिया, तो बच्चों 2 प्लस कर लिया, 3 3 9 लेकिन माइनस का 9 प्लस 2। तो g of -3 इज इक्वल टू माइनस का 9 में 2 प्लस किया, तो बच्चों g of -3 इज इक्वल टू माइनस का 7 आ गया। इस तरह बच्चों पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में लेकिन पहले लिख लो गिवन क्या है, g of x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, x जगह 2/3 पुट कर दोगे, पुट x इज इक्वल टू 3/2। तो g ऑफ 3/2 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू 3/2, 2/3, ठीक है, और प्लस 2।
तो देखो 3 3 से कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया ना, कैंसिल हो गया। 2 में 2 प्लस किया तो g ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल 4 आ गया। इस तरह जो अब h वाला स्टार्ट होता है, तो गिवन क्या है, h ऑफ x इज इक्वल टू x के प्लस 1, ठीक है। तो x की जगह क्या पुट करना है, पुट कर लो x की जगह जो गिवन है 1, तो पुट x इज इक्वल टू 1। सिर्फ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर लिया। 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। और प्लस यहाँ पे भी 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 बच्चों कितना आ गया, h ऑफ 1 कितना आ गया बच्चों, 2। हमारे पास सिंपली आंसर आ गया, ठीक है ना। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो इसलिए मैं इसको फिनिश अप कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं मतलब लग रहा है कि थोड़ा स्पीड अप हो गया कॉन्सेप्ट, तो आप इसको 0.75 में देख लेना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, तो आप इसको 1.25 में भगा के भी देख सकते हो। तो अगला h ऑफ -4 है, तो सबसे पहले लिख लें कि गिवन क्या है, h इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो सिंपल पुट कर दो x की जगह -4, जो कि गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h, अच्छा h ऑफ x नहीं मैंने लिखा ना, h ऑफ x, तो h ऑफ -4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो h ऑफ -4 बच्चों क्या आ गया, -4 क्या हो गया, 16 आ गया। मतलब माइनस माइनस स्क्वायर प्लस कर देते हैं, और 4 4 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 बच्चों क्या आ गया, 17 आ गया। उसके बाद बच्चों लास्ट पार्ट में वो कह रहा है कि गिवन पहले सबसे पहले क्या है, h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों पुट क्या कर देना है, पुट कर देना है x इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि ये -1/2 कंडीशन दिया है कि जहाँ पे x है वहाँ पे -1/2 पुट कर दो। तो h ऑफ -1/2 बच्चों क्या आ जाएगा, -1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो -1/2 -1 प्लस माइनस प्लस, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया। तो 4, अब एलसीएम बच्चों लेना आता है ना, एलसीएम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसके डिनोमिनेटर में 4 नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/4 प्लस 4 1 दा 4 ओवर 4 1 दा 4। तो बच्चों एलसीएम सेम आ गया, बट डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो बस इसका प्लस कर लो। तो एच ऑफ -1 बच्चों कितना आ गया, 4 प्लस 1 कितना आ गया, 5। तो इसका आंसर आ गया 5/4 आ गया। इसका सिंपली हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।